हम बात करेंगे अब लोदी वंश की। लोदी वंश सल्तनत काल के अंदर हमने जितने भी वंश पढ़े, पहला गुलाम, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजियों के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी। सल्तनत काल में 5 वंश हुए हैं। लोदी अंतिम वंश है सल्तनत काल का। ये लोदी अफगान थे, इससे पहले वाले तुर्क थे और लोदी कौन थे? अफगान। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोदी वंश। और लोदी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक है। तो सबसे पहले बहलोल लोदी के बारे में ही पढ़ते हैं। बहलोल लोदी। ये जो लोदी वंश है ये प्रथम अफगान वंश है। अफगानीज है ये लोग, अफगान नस्ल के लोग हैं ये। इससे पहले जो मुसलमान थे वो तुर्क थे और लोदी अफगान है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहलोल लोदी जो इस लोदी वंश का संस्थापक है, लोदी वंश का संस्थापक। लोदी वंश की स्थापना किसने की है? बहलोल लोदी ने की है। दिल्ली में एक अफगान वंश की नींव रखी। दिल्ली में आपसे क्वेश्चन पूछे अफगान वंश की नींव किसने रखी, तो ये पहली बार अफगान आए ना दिल्ली की गद्दी पर, अफगान वंश की नींव रखी, स्थापना की, एक ही बात है। दिल्ली में अफगानों की नींव रखी। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 2 बार इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। कोई खास बात नहीं है। खास बात है लोदी वंश का संस्थापक दिल्ली में अफगान वंश की नींव रखी। बहलोल लोदी ने उपाधि धारण की गाजी की। गाजी की उपाधि एक तो तुगलकों में धारण हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक जिसे गाजी मलिक कहा जाता था, तो गाजी की उपाधि अगर अपन सल्तनत काल के अंदर देखें तो एक तो गयासुद्दीन तुगलक हो गया और दूसरा हो गया बहलोल लोदी। इसके बचपन का नाम पल्लू था। बल्लू। तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बहलोल, प्यार से बल्लू इसका नाम। ये अफगान वंश की नींव रखता है और अफगानों में भी जो सह खेल शाखा है उसकी स्थापना करता है। ये अफगान की जो सह खेल शाखा है उससे रिलेटेड था ये। अफगान ही है। पहली बार दिल्ली में अफगानों का राज है तो अफगान ही है। और अफगानों में भी जो शाखा है इसकी, उसका नाम है सहकेल शाखा। इसने जो सिक्के चलाए हैं बहलोली सिक्के, अपने नाम से सिक्के चलाए, बहलोली सिक्के। और ये सिक्के बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, ये बहलोली सिक्के। अकबर से पहले, जब हम आगे पढ़ेंगे, जब मुगलों का राज आया और अकबर का राज आया, अकबर से पहले भारत में ये काफी पॉपुलर हो चुके थे सिक्के। विनिमय लेन देन के लिए बहुत ज्यादा इन सिक्कों का उपयोग किया जाता था, बहलोली सिक्के। अकबर से पूर्व विनिमय मतलब लेन देन के लिए प्रसिद्ध सिक्के। अकबर से पहले जब विनिमय के लिए, लेन देन के लिए काफी फेमस हुए थे ये बहलोली सिक्के, जो बहलोल खान लोदी ने चलाए हैं। बहलोल लोदी, बहलोल खान लोदी भी कह दो कोई बात नहीं है, ठीक है। लोदी वंश का संस्थापक अफगान वंश का था ये। गाजी की उपाधि धारण करता है। बल्लू इसका शॉर्ट नेम है, बल्लू। बहलोली सिक्के चलाए हैं।
बात बहलोली सिक्के चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बात है कि अकबर से पूर्व में जो विनिमय के लिए काफी प्रसिद्ध सिक्के थे वो बहलोली सिक्के थे। अब देखो बहलोल खां जो गद्दी पर बैठा, बहलोल खां के बाद में उसका लड़का गद्दी पर बैठा। ठीक है, बहलोल खां की अगर कुछ और बातें देखें अपन, तो इसका राजत्व सिद्धांत बहुत पूछा जाता है, उसको एक बार थोड़ा सा देख लो। राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत क्या होता है? राजत्व मतलब होता है कि उसका जो प्रशासन चलाने का जो तरीका था, जो वो शासन चलाता था, राजनीति करता था, वो किस बेस पे करता था? ठीक है, क्या निरंकुश था या किस टाइप की राजनीति थी? धर्म आधारित राजनीति थी, कैसी थी? तो इसका राजत्व सिद्धांत बहुत ज्यादा पॉपुलर, क्योंकि स्पेशल है इसका। इसका जो राजत्व सिद्धांत था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसने, इसका राजत्व सिद्धांत था समान में प्रथम। यानी ये ना, देखो पहली बार तो बना था तो सबको राजी रख रहा था, तो इसने क्या किया, समान में प्रथम रखा अपने आप को। यानी कि जितने भी अमीर थे, अमीर का मतलब यहां पैसों से अमीर नहीं होते, जो बड़े दरबारी थे, जो अमीर थे, उन अमीरों के साथ में ही बैठता था। ये उन अपने आप को समान मानता था कि मैं भी आपके समान ही हूं, हाँ बस मैं प्रथम हूं। जैसे मंत्रियों में जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों में जो मेन होता है वो प्रधानमंत्री होता है, होते वो सब समान है। तो उसी टाइप में इसने क्या किया, अपने आप को अमीरों के बराबर ही रखा। ये कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, ये कालीन बिछाकर बैठता था अमीरों के साथ कि अपन भाई भाई हैं। अमीरों को ये अपना पुत्र मानता था। तो ऐसे सबको राजी करके, ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो सिंहासन पर नहीं बैठा हो। ये सिंहासन पर नहीं बैठता था, इसने अमीरों को महत्व दिया, ये अपने उनको समान मानता था कि आप और हम समान ही हैं बस। तो इसने ये सिद्धांत चलाया समान में प्रथम, कि भाई मैं हूं तो हम समान में मैं प्रथम हूं बस, लेकिन हम समान है। ये अफगान दरबारियों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था, जो अमीर लोग थे। यह अफगानों को दी ना ऊंची ऊंची पोस्टें, अफगान दरबारियों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस पे बैठता था? साथ में कालीन पर बैठता था, बल्कि कालीन पर बैठता था। इसका राजत्व सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, रट ही लेना। ठीक है, अमीरों को ये अपना बेटा मानता था, मसनद ए अली कहता था अमीरों को। मसनद ए अली कहता था, मसनद ए अली कहता था, इसका अर्थ होता है मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। तो ये अपना बेटा ही मानता था उनको, मसनद ए अली। इसका जो राजत्व सिद्धांत है उसका वर्णन हमें तारीख दाऊदी में मिलता है। बहलोल लोदी का जो इसके राजत्व सिद्धांत की जानकारी या वर्णन तारीख दाऊदी में मिलता है। तारीख दाऊदी, बहलोल लोदी का जो राजत्व सिद्धांत मिलता है वो तारीख दाऊदी में मिलता है, जिसके लेखक अब्दुल्ला खां थे। अब्दुल्ला खां। ये तारीख दाऊदी जो पुस्तक है ये जहांगीर के समय लिखी गई है, जब मुगलों का राज आया, और जहांगीर के समय लिखी गई तारीख दाऊदी, अब्दुल्ला खान ने लिखी थी। उसके अंदर इसके इस राजत्व सिद्धांत के बारे में पता चलता है कि ये अरबियों के सामने नहीं बैठता था सिंहासन पर, कालीन पर बैठता था कि हम सब समान हैं, उनको समान मान कर ही चलता था।
उनको अपना बेटा मानता था। बहलोल लोदी, जो बहलोल लोदी है उसने जौनपुर पर आक्रमण कर दिया था। बहलोल लोदी, इसका एक ही युद्ध ध्यान रख लो आप तो बस, जौनपुर पर। जौनपुर यूपी के अंदर है और मुसलमानों का एक बहुत खूबसूरत शहर हुआ करता था। याद आया आपको जौनपुर? जौनपुर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसके नाम पे? जुन्ना खां के नाम पे। जुन्ना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जुन्ना खां था, उसके नाम पे जौनपुर बसाया था उसने। तो जौनपुर यूपी के अंदर है और यहां पर हुसैन शाह सरकी, सरकी वंश का राज था यहां पर। हुसैन का सरकी राज करता था, बड़ा सुंदर शहर बसाया था। बाद में सरकियों ने इसको बहुत सुंदर बनाया, इसे पूर्व का सिराज कहते हैं। क्या सुंदर सुंदर इमारतें वगैरह बनाई, क्या मस्जिदें बनाई, क्या महल इस्लामिक कला में बनाए। इसे इसी कारण पूर्व का सिराज कहा जाता है। बहलोल लोदी ने इस पे आक्रमण कर दिया। बहलोल लोदी ने हुसैन शाह सिरकी पर आक्रमण कर दिया और ये भाग गया। और जो जौनपुर सरकियों की एक अलग रियासत बनी थी, जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जौनपुर को दिल्ली का पार्ट बना लिया। तो जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला कौन था? बहलोल लोदी था। एक ही आक्रमण ध्यान रखना है इसका, हुसैन शाह सरकी, जो जौनपुर पर इसका आक्रमण हुआ था वो। अब इसका बहलोल खां लोदी का जो बेटा है वो है सिकंदर लोदी, वो गद्दी पर बैठता है। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ है, सिकंदर लोदी। इसकी स्टोरी भी समझो, फिर रिवीजन तो करना ही है। सिकंदर लोदी किसका लड़का है ये? बहलोल लोदी का लड़का। बहलोल लोदी का पुत्र है। बहलोल लोदी की जो पत्नी थी एक हिंदू थी, वो सुनार थी, जेबंद, उसका लड़का है। तो मैं कहूंगा कि इसकी माँ का नाम, माँ इसकी सिकंदर लोदी की माँ एक हिंदू सुनार थी। हिंदू थी, सुनार जाति से आती थी, जेबंद उसका नाम था। क्या नाम था? जेबंद। तो ये सिकंदर लोदी की माँ थी जेबंद। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम है, वो है निजाम खां। क्या नाम है? निजाम खां। निजाम खां भी लिखा जाता है, निजाम शाह भी लिखा जाता है, एक ही बात है, निजाम शाह है। तो सिकंदर लोदी, इसी ने आगरा बसाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया। तो आगरा इससे पहले नहीं था, ध्यान रखना। आगरा सिकंदर लोदी ने बसाया, उससे पहले आगरा नहीं था। आगरा कब बसाया था इसने? ध्यान रखना है, 1504 ईस्वी में इसने आगरा बसाया। आगरा को राजधानी भी इसी ने बनाया। आगरा को राजधानी बनाई, आगरा बसा लिया इसने। तो दिल्ली वाले अब आगरा जाएंगे, राजधानी बन गई। आपको पता है फिर मुगलों की तो आगरा एक लंबे समय तक राजधानी रही। तो आगरा इसी ने बसाया था 1506 में, राजधानी बना ली। आगरा बसाया गया तो 1504 में, और आगरा को राजधानी 1506 में बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसने एक नाप चलाया था, इसने एक नाप चलाया जिसे कहते हैं गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी या सिकंदरी गज भी कह देते हैं, सिकंदरी गज। गज भूमि नाप के लिए नाप चलाया।
ये नाप भी बहुत फेमस हुआ। इसका ये जो नाप है बहुत फेमस हुआ था। बाद में अकबर के समय एक नया नाप आया था, अकबर ने एक नया नाप चलाया था, इलाही गज, फिर वो फेमस हो गया था। नहीं तो तब तक ये सिकंदर लोदी वाला चलाया हुआ सिकंदरी गज ही चलता था। उसके अलावा इसने देखो क्या क्या सुधारात्मक कार्य किए हैं। इसने क्या किए, खाद्यान्नों पर जो चुंगी लगती थी, वो चुंगी, जो कर लगता था खाद्यान्नों पर, वो इसने खत्म कर दिया। और इन पर खाद्यान्नों से रिलेटेड जो चुंगी वगैरह लगती थी, जो कर मतलब खाद्यान्न, जो भी खाने की चीजें हों उनके ऊपर कोई टैक्स लगता था, विशेषकर जो चुंगी या जिसे जकात कहते थे, वो इसने समाप्त किए। ठीक है, खाद्यान्न इधर से उधर जाते थे ना, खाद्यान्नों पर लगने वाला कर। अब आप कहोगे खाद्यान्नों पर कौन सा कर लगता है? माल इधर से उधर जाता है तो कर लगता है, जिसे कहते हैं जकात, या जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं चुंगी। चुंगी समाप्त कर दी इसने। और खाद्यान्नों पर जो चुंगी लगती है, माल इधर से उधर जाता है तो एक टैक्स लगता है, उसको इसने जकात को समाप्त कर दिया। और उसके अलावा कई इसने व्यापारिक प्रतिबंधों को भी हटाया। कई व्यापारिक प्रतिबंध है वो इसने हटाए थे। इसने क्या किया, राज्य का हिसाब किताब लिखने के लिए, राज्य में कहाँ खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, हिसाब, उसके लिए एक लेखा परीक्षण प्रणाली भी इसने शुरुआत की थी उसकी भी। राज्य का हिसाब किताब रखने के लिए, जैसे पूरा ऑडिट वगैरह होता है ना, उसी प्रकार से लेखा परीक्षण प्रणाली चलाई। तो सिकंदर लोदी किसका लड़का था? बहलोल लोदी का लड़का था। माँ एक हिंदू सुनार थी और आगरा बसाया इसने, आगरा को राजधानी बनाई, गजे सिकंदरी नाप चलाया, खाद्यान्नों पे जो जकात वगैरह है, वो उनको समाप्त करने में जकात वगैरह और ये चीजें हैं, तो ये आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसकी। सिकंदर लोदी की ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सामने दिख रही है। कोई भी एग्जाम हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, हर लेवल में ये चीजें आपके काम में आती है। अब देखो, सिकंदर लोदी अपनी धार्मिक नीति के लिए जाना जाता है, इसलिए इसकी एक स्पेशल जो धार्मिक नीति है वो मैं आपको बताऊंगा, उसको थोड़ा सा आप देखो। इसकी धार्मिक नीति कैसी थी? धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, जो मुस्लिम धर्म के प्रति, ये क्या सोच रखता था, इसकी धार्मिक नीति कैसी थी वो देखो। इसने मुसलमानों पर ताजिया निकालने पर रोक लगा दी कि मुसलमान है वो ताजिया नहीं निकालेंगे। मुसलमानों के के ताजिया निकालने पर रोक लगाई कि मुसलमान ताजिया नहीं निकालेगा। मुसलमान क्या करता है, जो मोहर्रम का त्योहार आता है ताजिया निकालता है। ये ताजिया विशेषकर सुन्नियों का त्योहार माना जाता है, और शियाओं का त्योहार माना जाता है, और सुन्नी इसके विरोध में रहते हैं। जो ताजिया निकाला जाता है, ताजिया शियाओं का त्योहार होता है और सुन्नी उसके विरोध में रहते हैं। तो ये सुन्नी थे, तो सुन्नी थे तो सीधी सी बात है शिया का विरोध होगा।
तो मुसलमानों के ताजिया निकालने पर इसने रोक लगा दी थी। और जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो कोई दरगाह, कोई पीर, मजार, उस पर नहीं जाएगी। उनके पीर, पीर, मजार, दरगाह, मजार की तो दरगाह होती है ना, पर जाने पर प्रतिबंध किया कि मुस्लिम महिलाएं किसी पीर बाबा, कोई मजार, वहां पर नहीं जाएगी। ठीक है। इसने एक काम और किया, इसने मस्जिदों को शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया। वहां पर जो है जैसे मदरसा टाइप में मस्जिदों को शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया। इस्लाम की तालीम मिल जाए मदरसा टाइप की, ऐसा भी इसने प्रयास किया था। ये तो रही इसकी मुस्लिम धर्म के प्रति नीति। हिंदुओं के प्रति इसकी नीति देखे तो बहुत ही कट्टर नीति है इसकी। जैसे एक औरंगजेब टाइप का समझ लो ये सल्तनत काल के अंदर, तो ये भी एक कट्टरी था। ठीक है। और हिंदुओं के प्रति इसकी नीति जो थी वो कठोर दमनकारी नीति थी। नगरकोट में जो ज्वालामुखी मंदिर था उस पर इसने आक्रमण किया। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर पर तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी आक्रमण किया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पे आक्रमण करके खूब लूटा था, लेकिन उसने ज्वालामुखी मंदिर को नहीं तोड़ा। फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा और इसने भी तोड़ा। और इसने तो मूर्तियां तोड़कर कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दी थी। तो ये एक घटना हिंदुओं से रिलेटेड है। तो जो नगरकोट है, नगरकोट में जो ज्वालामुखी मंदिर है, में मूर्तियां तोड़ी, मूर्तियां तोड़ी और कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दी। कसाईयों को मांस तोलने के लिए दी। तो बड़ा कट्टर था ये हिंदुओं के प्रति। एक बौद्धन ब्राह्मण था, उसको तो इसने जिंदा ही जला दिया था। बौद्धन ब्राह्मण को जिंदा जलाया। एक बौद्धन नाम का एक ब्राह्मण था, उसको जिंदा जला दिया। केवल उसने इतना ही कहा था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान है। इसने कहा था कि हिंदू व मुस्लिम धर्म समान है। इतनी सी बात से नाराज होकर उसने बौद्धन ब्राह्मण को जिंदा जला दिया। तो इनकी कट्टरता की कोई सीमाएं नहीं थी। मैं तो कहता हूं कि हमारे पूर्वज बड़े धन्य थे, ठीक है, जो इनसे बचकर आ गए। तो कितना संघर्ष रहा है पूर्वजों का। बौद्धन ब्राह्मण को इस बात पे जिंदा जला दिया गया। और हिंदू क्या होते थे, यमुना नदी है ना, यमुना नदी वो दिल्ली आगरा दोनों से गुजरती है। आगरा इसी का ही बसाया हुआ है। तो यमुना नदी पर क्या होता था, हिंदू घाट, पवित्र नदी थी तो घाट पर स्नान करने के लिए जाते थे। इसने रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था कि हिंदुओं के, हिंदू है वो यमुना घाट पर स्नान नहीं करेंगे। तो हिंदुओं के यमुना घाट पर स्नान करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं के यमुना घाट, यमुना नदी घाट पर स्नान करने का प्रतिबंध लगाया।
हिंदुओं को प्रतिबंध लगा दिया कि हिंदू है वह है जो यमुना घाट है उस पे स्नान नहीं करेंगे। उसके अलावा एक था जैन जिसका नाम था हंस सूरी। उसके कहने पर कहा जाता है कि 500 बंदियों को रिहा किया था। अब इसमें कि जैन हंस सूरी के कहने पर 500 बंदियों को रिहा किया था। जैन हंस सूरी के कहने पर 500 बंदियों को रिहा किया। तो ये इसकी धार्मिक नीति है। वो कहते हैं ना कि सोचुए खाकर हज को चली, तो थोड़ा बहुत बिल्ली है वो सोचुए खाकर हज को चली, तो थोड़ा बहुत दान पुण्य कर रहा है भाई। 500 बंदियों को रिहा कर दिया इसने हंस सूरी के कहने पर। तो ये इसकी कट्टरता आपको दिखाई दे रही है। कट्टरता, क्योंकि इसकी कट्टरता यहां से साबित हो जाती है जब ये मुसलमानों के अंदर भी ताजिया निकालने पर, महिलाओं के पीर मजार पर, यही इसकी कट्टरता रूढ़िवादिता झलकती है। और हिंदुओं के साथ जो किया उसने, यह तो एक प्रमाण है छोटे मोटे, बाकी लाखों हिंदुओं के साथ में जो कत्लेआम हुआ होगा कल्पना नहीं की जा सकती इसकी। तो धार्मिक नीति इसकी ऐसी रही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके साहित्य की। इसका साहित्य में क्या योगदान रहा है? कुछ रहा है, तो इसीलिए मैं अलग से थोड़ा अध्ययन करवा रहा हूं। साहित्य, साहित्य में इसका क्या योगदान रहा है? इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। क्या बनाया था? अनुवाद विभाग। ऐसे कुछ ही थे, कुछ ही शासक हुए हैं जिन्होंने अनुवाद विभाग बनाए हैं। ठीक है, जिनमें क्या करते थे कि अनुवाद का मतलब समझ गए, जो किताबें पहले से लिखी हुई है उनका ट्रांसलेट करवाना। ठीक है, जैसे एक आयुर्वेद पर पुस्तक थी, आयुर्वेद पर पुस्तक का इसने फारसी में अनुवाद करवाया था। एक आयुर्वेद पुस्तक का फारसी अनुवाद, एक आयुर्वेद की किताब थी जिसका इसने फारसी में अनुवाद करवाया। अनुवाद विभाग तो यही करेगा। बहरंगे सिकंदरी, तो खुद के नाम से इस किताब का अनुवाद करवा लिया। ये इसका अनुवाद वैसे किया था इसके वजीर ने, जिसका नाम था मियां भुआ। इसका जो अनुवाद किया है ये बहरंगे सिकंदरी अनुवाद किया था इसके वजीर ने। वजीर जो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, मियां भुआ। इसका वजीर का क्या नाम था? मियां भुआ। मियां भुआ वही है जिसने मोठ मस्जिद बनाई थी दिल्ली में, बहुत फेमस मस्जिद है दिल्ली की, मोठ मस्जिद। तो मोठ मस्जिद दिल्ली में किसने बनाई थी? मियां भुआ ने बनाई थी। किसके समय बनी थी? सिकंदर लोदी के समय बनी थी। भाई सिकंदर लोदी का ही तो वजीर है ये मियां भुआ, जिसने मोठ मस्जिद बनाई दिल्ली के अंदर। साहित्यों में और बात करें तो एक गायन पर पुस्तक लिखी गई है। किसके समय? सिकंदर लोदी के समय। गायन पर एक पुस्तक है जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदरी। तो किताबें अपने सिकंदर नाम है ना, तो खुद के नाम पे किताबें हो गई। फहरंगे सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी, तो ये तो याद रह जाता है किताब के नाम से कि सिकंदर लोदी की है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान होनी चाहिए कि लज्जत ए सिकंदरी गायन के ऊपर है। लज्जत से ले पकड़ लो, ले। ठीक है, और फहरंगे सिकंदरी ये आयुर्वेद पर है। और ये देखो एक बात बताता हूं, ये सिकंदर लोदी खुद भी लिखता था फारसी में, कविताएं लिखने का शौक था इसको। और ये खुद गुल रुखी नाम से कविताएं लिखता था।
स्वयं जो है ये स्वयं गुलरुखी, अपना क्या नाम कर रखा था, गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। तो स्वयं भी रचनाएं करता था, फारसी के अंदर कविताएं वगैरह लिखता था ये खुद सिकंदर लोदी। ठीक है, गुलरुखी नाम से लिखता था। तो ये भी एक बहुत शानदार तथ्य है इसका। अगर अपन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के अंदर अगर अपन बात करें तो इसकी गुप्तचर व्यवस्था थी, वो सल्तनत काल की सबसे बेस्ट गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर व्यवस्था, जो ये पूरा काल है सल्तनत काल, की सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर व्यवस्था थी ये। तो गुप्तचर व्यवस्था को अगर अपन शुरू से बात करें इसके इतिहास की गुप्तचर व्यवस्था की, तो गुप्तचर व्यवस्था को एक तरह से लाने वाला बलबन था। बलबन ने गुप्तचर व्यवस्था को लेकर आया, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इसको व्यवस्थित किया। लेकर कौन आया, बलबन। व्यवस्थित किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, और बढ़िया किया था। ठीक है, लेकिन इस बेस्ट किसके समय थी, सर्वश्रेष्ठ किसके समय थी, तो गुप्तचर व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ सल्तनत काल के अंदर लोदियों में थी, और वो भी सिकंदर लोदी के समय। सिकंदर लोदी की बात करें तो इसका राजत्व सिद्धांत देखते हैं। इसका राजत्व सिद्धांत क्या था, उस पर थोड़ा सा फोकस डालते हैं। राजत्व सिद्धांत, इसके पिता का राजत्व सिद्धांत बहलोल लोदी का तो आपको याद हो गया होगा। बहलोल लोदी का तो था कि भाई इसका पिता का तो, क्योंकि भाई नया नया शासक बना था तो सबको राजी रखना जरूरी था। तो उसने क्या किया, सबको समान रखा, और समानों में प्रथम खुद दरी पर बैठता था कालीन पर उनके साथ ही। लेकिन ये सिकंदर लोदी है ना, ये ऐसा नहीं था। उसका बाप तो अमीरों के समान था, अमीरों को ऐसे मेरा बेटा कह के रखता था। लेकिन ये दबा के रखता था सबको। ठीक है, ये निरंकुश था, अमीरों पर पूरी तरह से इसने नियंत्रण, जो इसका पिता नहीं रख पाया, अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया। पूरी तरह से अमीरों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया इसने। ये सिंहासन पर बैठता था, अपने पिता की तरह नहीं था। इसका पिता वैसे तो सिंहासन पर बैठता था, लेकिन जब अफगान लोग आए हुए होते थे तब नहीं बैठता था, तब भाई मानकर उनके साथ ही बैठता था। ठीक है, तो सिकंदर लोदी तो अमीरों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने वाला है, उसने तो पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सिकंदर लोदी तो ये तक कहता है कि अगर मैं किसी गुलाम को पालकी में बिठा दूं, किसी भी गुलाम को अगर पालकी में बिठा दूं और अमीरों को कह दूं कि ये पालकी उठाओ, उनको आदेश दे दूं, तो वो उसे उठाएंगे। इसका मतलब है अमीर इसके कितने भयंकर नियंत्रण में कर लिया है। अगर मैं किसी सिकंदर लोदी के कथन से पूरा इसका राजत्व समझ में आ जाता है। सिकंदर लोदी ने कहा कि अगर मैं किसी गुलाम को पालकी में बिठा दूं और अमीरों को पालकी उठाने का आदेश दे दूं, अमीरों को पालकी उठाने का आदेश दे दूं, तो वह वे
उसे उठाएंगे। अमीरों को पूरा कंट्रोल में कर लिया इसने, इस बात से पता चलता है सिकंदर लोदी की। सिकंदर लोदी की मृत्यु है वो आगरा में हुई। मृत्यु कहां हुई? आगरा इसने ही तो बसाया था, आगरा इसी ने बसाया, आगरा में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु आगरा में हुई है। लेकिन ध्यान रखना सिकंदर लोदी का मकबरा है वो आगरा में नहीं है, मकबरा दिल्ली के पास में है। दिल्ली में था, खेरपुर एक जगह है, दिल्ली में ही है, खेरपुर। खेरपुर दिल्ली। तो ये था सिकंदर लोदी। तो इसमें मेन बात है यही है कि किस प्रकार नगरकोट को लूटता है, हिंदुओं को मारता है, बौद्ध ब्राह्मण को मारता है, हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाता है, मुसलमानों को भी कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। लोदी वंश देखो एक बार, लोदी वंश। लोदी वंश पहला अफगान वंश है, क्योंकि सल्तनत काल में ये पांचवा वंश है। इससे पहले वाले तुर्क थे, ये पहला अफगान वंश है। और इसका पहला शासक है बहलोल लोदी। कौन है? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक है। दिल्ली में अफगान वंश की इसने नींव रखी। अफगान वंश आया, 2 बार इसने अपना राज्याभिषेक करवाया, उपाधि धारण की गाजी की। इससे पहले गाजी की उपाधि तुगलकों में गयासुद्दीन तुगलक ने धारण की थी, या बहलोल लोदी ने धारण की है। बचपन का नाम इसका बल्लू है। अफगान है ये। अफगानों की कौन सी शाखा से है? सहकेल शाखा से ये संबंधित है। अफगानों की जो सहकेल शाखा है उससे संबंधित है। बहलोली सिक्के चलाए, जो अकबर से पूर्व विनिमय के लिए प्रसिद्ध सिक्के थे, बहलोल लोदी के चलाए हुए। राजत्व सिद्धांत क्या था? समान में प्रथम। यह अफगान दरबारियों के सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि कालीन में बैठता था, सबको समान मानता था। अमीरों को मसनद ए अली कहता था, यानी मेरा पुत्र कहता था ये, इसका अर्थ होता है मसनद ए अली। इसके राजत्व सिद्धांत की जानकारी तारीख दाऊदी में मिलती है, जिसके लेखक अब्दुल्ला खां हैं। ये जहांगीर के समय लिखी गई है। तो ये तो अमीरों को बहुत रिस्पेक्ट देता था, साथ में बैठता था उनके साथ दरी पे। बहलोल लोदी ने जौनपुर हुसैन शाह सरकी पर आक्रमण किया, वो भाग गया और जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था। इसकी मां हिंदू सुनार थी, जयबंद। इसका वास्तविक नाम निजाम खां निजाम शाह था। इसने आगरा बसाया था 504 ईस्वी में। आगरा को राजधानी बनाई। कब बनी आगरा राजधानी? 1506 में, 2 साल बाद राजधानी। गजे सिकंदरी नाप चलाया। खाद्यान्नों पर लगने वाला कर जकात या चुंगी इसने समाप्त किया। राजाओं का हिसाब किताब रखने के लिए इसने लेखा परीक्षण प्रणाली चलाई। एक बात और इसकी मुझे याद आई है, वो भी आप नोट करना, इसकी क्या बात है। तभी कहता हूं मैं रिवीजन क्लास में जरूर आ करो। इसने जौनपुर, इसने क्या किया, जो जौनपुर है, जो सर्कियों की राजधानी रहा करती थी, जौनपुर, जौनपुर में ये 6 महीने ठहरा था। और जो सर्कियों के निर्माण थे, शानदार महल, सर्की महल निर्माणों को तोड़वाया। ये तो भाई सर्कियों का दुश्मन, सर्कियों के जो महल वगैरह बने हुए थे ना जौनपुर में, उन सबको तुड़वा दिया। सर्कियों के जो भी इतना शानदार वास्तुकला थी, सिकंदर लोदी ने तुड़वा दी। ये तो मस्जिद और तुड़वा देता, वो तो उलेमा वर्ग ने विरोध किया, नहीं तो सर्कियों की बनाई हुई मस्जिदें भी तोड़ने में लग गया था ये। लेकिन जो इनके धार्मिक होते थे उलेमा वर्ग, उसने इसका विरोध किया इस बात को, तो मस्जिदें तो छोड़ दी थी इसने। तो ये भी ध्यान रखना है, जौनपुर के अंदर 6 महीने रहा था ये। इसका पिता ही तो जौनपुर को जीत के मिलाता है ना, बहलोल लोदी। तो धार्मिक नीति देखे तो मुसलमानों के ताजिया निकालने पर रोक लगा दी,
मुस्लिम महिलाओं के पीर, मजार, दरगाह पर जाने पर रोक लगा दी। मस्जिदों को शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया। अगर हिंदुओं की बात करें, नगरकोट का जो ज्वालामुखी मंदिर है उसकी मूर्तियां तोड़ी और कसाईयों को मांस तोलने के लिए वो मूर्तियों के टुकड़े दे दिए इसने। बौद्ध ब्राह्मण को जिंदा जलाया। इसने ये कहा था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान है, इतने में इसको जिंदा जलवा दिया। हिंदुओं के यमुना नदी घाट पर स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया। जैन हंस सूरी के कहने पर इसने 500 बंदियों को रिहा किया था। साहित्य की बात करें तो अनुवाद विभाग की स्थापना की। एक आयुर्वेद की जो पुस्तक थी उसका फारसी में अनुवाद करवाया। किस नाम से? फहरंगे सिकंदरी नाम से। किया किसने था? इसके वजीर मियां भुआ ने, जिसने मोट मस्जिद बनाई है दिल्ली के अंदर। इसने गायन पर एक पुस्तक लिखवाई जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदरी। स्वयं गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो सल्तनत काल की सर्वश्रेष्ठ थी भाई। शुरू बलबन ने कर दिया ठीका ठीक, उसको व्यवस्थित अलाउद्दीन ने काफी अच्छा किया। टॉप लेवल की थी ना वो इसकी थी गुप्तचर व्यवस्था। राजत्व की सिद्धांत की बात करें तो पिता से उल्टा था। अमीरों पर नियंत्रण स्थापित किया, सिंहासन पर बैठता था। सिकंदर लोदी ने कहा अगर मैं किसी गुलाम को पालकी में बिठा दूं और अमीरों को पालकी उठाने का आदेश दे दूं तो अमीर उस पालकी को उठा के ले जाएंगे। मृत्यु आगरा में हुई है, मकबरा खेरपुर दिल्ली के अंदर है सिकंदर लोदी का।